नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात होगी पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव की। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत वोटिंग हो रही है। बंगाल के 5 जिलों के 30 विधानसभा सीटों के लिए इस वक्त वोटिंग जारी है। वोट डाले जा रहे हैं। पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के 30 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। बंगाल में आज जिन जगहों पर वोट डाले जा रहे हैं वो आदिवासी और ओबीसी बहुल इलाके हैं। इन 30 सीटों पर पिछले चुनाव में यानी 2016 के चुनाव नतीजों की बात करें तो टीएमसी को 27, कांग्रेस को 2 और लेफ्ट को 1 सीट मिली थी। ये 2016 की बात कर रहे हैं। पहले चरण में आज जिन 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनका पिछले चुनाव का नतीजा यह है। टीएमसी 27 पर आगे थी, जीती थी। कांग्रेस ने 2 जीती थी और लेफ्ट ने 1 सीट जीती थी। बीजेपी का खाता भी पिछली बार इन 30 सीटों पर नहीं खुला था जहां पर आज वोटिंग हो रही है पहले चरण में। बंगाल के अलावा आज असम में भी पहले चरण की वोटिंग चल रही है। असम के 12 जिलों की 47 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तिनसुकिया, बाताद्रोवा, डिब्रूगढ़ के मानकता, बाकुल, माजुली और रुपाही समेत तमाम इलाकों में वोट डालने के लिए सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई थी और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। असम की जिन 47 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उन सीटों पर 2016 में बीजेपी को 27 सीटें मिली थी। कांग्रेस को आप देख सकते हैं 9 सीटें मिली थी, एजीपी को 8 मिली थी और एआईयूडीएफ को 2 सीटें मिली थी। जिन 47 सीटों पर असम में आज चुनाव हो रहे हैं उसमें पिछला नतीजा यह था। इन 47 सीटों पर 37 मौजूदा विधायक दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 24 बीजेपी के प्रत्याशी हैं। असम में तो चुनाव लगभग शांतिपूर्वक हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसक झड़पें आज देखने को मिली हैं। पूर्वी मेदिनीपुर के काथी में शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ। गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, कार के ड्राइवर की भी पिटाई की गई, ऐसा आरोप है। वहीं पश्चिमी मेदिनीपुर में ही सीपीएम नेता सुशांतो घोष पर भी अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। सुशांतो घोष एक पोलिंग बूथ का जायजा लेने पहुंचे थे। इसके अलावा पुरुलिया में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प की भी खबरें आई हैं। वहीं पश्चिम मेदिनीपुर के केशियारी इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद होने से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। और यह सब आज वोटिंग के दिन हो रहा है। इन सब के बीच दोनों ही पार्टियां चुनाव में एक दूसरे पर गड़बड़ी का आरोप लगा रही हैं। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपना अपना प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला। टीएमसी ने जहां बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया, वहीं बीजेपी ने टीएमसी पर वोटरों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। बावजूद इस सब के बंगाल में 4:30 बजे तक 70% से ऊपर वोट पड़ चुके हैं। 4:30 बजे तक 4:30 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास है। 6 बजे तक वोटिंग है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 70.17% वोट पड़ चुके हैं, जबकि असम में 4:30 बजे तक 62% से भी ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है दोनों ही प्रदेशों में, बंगाल में भी और असम में भी, वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आज पहले चरण का चुनाव है। ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 2 मई को इसके नतीजे आएंगे। इसमें आज पहले चरण का चुनाव है, जहां बंगाल में वोटिंग हो रही है 30 सीटों के लिए, और असम में जहां 3 चरणों में चुनाव होना है, वहां पर पहले चरण के चुनाव में 47 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। तो चलिए बहस शुरू करें। उससे पहले जल्दी से आपको सुनवा देते हैं कैसे बंगाल में आज वोटिंग के दिन भी बीजेपी टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। This is a right complaint. One cannot play an election role about the other country. A foreign country cannot play the internal games of a country, of a state, of a country. आपका लिए सब छोड़ दिया जाए, हाँ? और हमारा लिए पूरा जबरदस्त से पकड़ा जाए। ये क्या हो सकता है? चोर के बोले चुरी करते, गृहस्थ के बोले सजग থাকতে, और चोर की माई जोर से बोले। মাদার অফ থিপস সাউথস মোস্ট। চোরের মায়ের বড় গলা, বড় বড় কথা। खड़गपुर में वोट चाहे तो बांग्लादेश में क्या चाहे? कभी कहता है बांग्लादेश से सबको लेके ममता चलाया, इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, और जाके वोट के लिए बांग्लादेश को अभी
बांग्लादेश में जाके आपका मार्केटिंग करने गया। तो कौन सच्चा है और कौन बुरा है, कौन सच्चा है तो कौन झूठा है, इसको जवाब चाहिए। नहीं होगा तो हम जितना तक जाना है हम जाएंगे। आज ही हमारे इलेक्शन एजेंट शुभेंदु अधिकारी के भाई, उनके कार पर हमला किया गया, उनके ड्राइवर को चोट पहुंची और घोषित लोग जो रिगिंग के अपराधी रहे पहले, उन लोगों ने ही ये काम किया। यदि ये लोग राउंड अप हो जाते तो 10% पोलिंग बूथ पर भी इस प्रकार की हरकत नहीं होती। पर सेकंड फेज में ये बहुत जरूरी है कि जो लिस्टेड अपराधी हैं उनको राउंड अप किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जब मतदान पूरा हो जाए उसके बाद ही छोड़े। तो देखा आपने, आज वोटिंग है, उसके बावजूद दोनों तरफ से चल रहे हैं जुबानी तीर। आज राष्ट्र की बात में इसीलिए हमारा आज का सवाल एक, पहला चरण खत्म बस होने वाला है, चुनाव में कौन आगे और हिंसा के बीच निष्पक्ष कैसे होगा बंगाल का चुनाव, इसी पर आज राष्ट्र की बात में बहस करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से आज बप्पा चैटर्जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। टीएमसी से विजय मिश्रा आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत आ गए हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं। अतुल कुमार अंजान नेशनल सेक्रेटरी हैं सीपीआई के, उनको भी आप देख पा रहे हैं। और मेरे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इस तरह के न जानो कितने चुनाव अपने करियर में प्रदीप जी अब तक देख चुके हैं और उनका एनालिसिस भी कर चुके हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ कुमार भी जुड़ रहे हैं। जाहिर है पुरुलिया से सौरभ जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल में आज जहां बहुत ही तगड़ा घमासान चल रहा है इस बार, वहां हमारे कई संवाददाता ग्राउंड जीरो पर अलग अलग सीटों पर अलग अलग बूथ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सौरभ आप ही के पास आ रहा हूं। सौरभ, आपने क्या देखा? क्योंकि हम तो यहां बैठकर यही सुन रहे हैं कि आज काफी हिंसा हुई, दोनों तरफ के प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिले, आपने क्या देखा जमीन पर सौरभ? जी बिल्कुल, माना कि अगर पुरुलिया की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जरूर झड़प हुई थी। कारण टीएमसी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके मतदाताओं को रोक रहे हैं, तो हल्की झड़प जरूर हुई थी, लेकिन वहां सुरक्षा बल पहुंच गई थी और उसके बाद दोनों को शांत कर लिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर पुरुलिया की बात करें तो मैं अगर 2016 अगर बताना चाहूंगा कि 2016 में पुरुलिया जिले में कुल जो है वो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्र जो है वह टीएमसी के खाते में गई थी और 2 विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार रेस में अगर कहें तो ना ही वामदल दिखाई दे रहा है और ना ही कांग्रेस दिखाई दे रही है। तो नेक टू नेक जो फाइट है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच है। हालांकि अगर बढ़त की बात करें तो मुझे लगता है कि बढ़त इस पूरे जिले में टीएमसी को मिलेगी। जी ठीक है, ओके, ऑल राइट। मैं देख रहा था, जरा शुक्रिया सौरभ फिलहाल इस जानकारी के लिए, ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट के लिए। मैं देख रहा था सुरेंद्र राजपूत हंस रहे थे। मुकाबला बीजेपी और टीएमसी में इतना तगड़ा चल रहा है कि आज भी ममता बनर्जी कह रही हैं पीएम मोदी बांग्लादेश में जाके मार्केटिंग कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है टीएमसी वोटरों को धमका रही है, सुरेंद्र राजपूत हंस रहे हैं। दोनों अगर पक्ष लड़ रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत आप क्यों हंस रहे हैं? अगर दोनों पक्ष लड़ रहे हैं मानक भाई, तो हम हो चाहे साहब हो, इन सब लोगों को हंसना भी चाहिए। आप देखिए ना, लोकतंत्र का चीरहरण और अपहरण एक बांग्लादेश से कर रहा है और वो शख्स जाकर के मार्केटिंग की स्थिति ये कर रहा है। आपके चैनल पर कर मैंने सुना कि वो बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम में जेल तक चले गए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। उसका ना कोई रिकॉर्ड, ना उनका कोई लेना ना कोई देना, लेकिन बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में अटल जी भी नहीं जेल में गए, उन्होंने भी सत्याग्रह किया था, लेकिन जेल कौन गए थे? आदरणीय नरेंद्र मोदी। तो हमें तो इस बात पर हंसी आ रही कि भारत के अभिभावक समय हमारे प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। लगातार एक तरफ बांग्लादेश में बात करते हैं सब लोगों के वोट लेने की, और दूसरी तरफ बंगाल में उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं बांग्लादेशी और ये घुसपैठिए वो घुसपैठिए। तो इस सारे कंट्राडिक्शन पर मुझे हंसी आ रही थी, और इस बात पर भी हंसी आ रही थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते क्या है इस लोकतंत्र से? क्या लोकतंत्र में सिर्फ वोटों का अपहरण
क्या महाराष्ट्र की सरकार को गिराना, मध्य प्रदेश की सरकार को गिराना, क्या यही सारी चीजें रह गई हैं? ओके बप्पा चटर्जी, ओके लोकतंत्र बप्पा चटर्जी, पहले इसी का जवाब दे दीजिए। को बिना बात के पराजित करना चाहते हैं, छल भल से, कपट से, प्रपंच से। ओके पहले इसी का जवाब दे दीजिए बप्पा चटर्जी। जिस दिन वोटिंग हो रही है, ममता बनर्जी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत यही कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जाकर आप बंगाल के पहले चरण के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं अपने भाषणों से। देखिए, देश के प्रधानमंत्री का दौरा पहले से ही इस दौरा है जो वो कर रहे हैं, और कांग्रेस को इतना दर्द इसलिए हो रहा है कि जो कांग्रेस एक समय देश को सभी राज्य को चलाती थी, आज नौबत ऐसा आ गया है कि वो किसी एक कोने में सिमट के रह गए उनके ही चाल चरित्र की वजह से। तो ये नौबत आने की वजह से मेरे कांग्रेस के जो महाशय हैं उनको तकलीफ हो रही है, स्वाभाविक है। और बांग्लादेश से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जहां जाएंगे वहां तो देश की गौरव गाथा गाएंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तकलीफ आपको इसलिए होती है, कांग्रेसियों को इसलिए तकलीफ होती है क्योंकि वो भारतवर्ष का नाम सुनने से ही उन लोगों को पता नहीं क्यों चिढ़ लगने लगता है। पता नहीं क्यों उन लोगों का बांग्लादेश पाकिस्तान प्रेम, मणिशंकर अय्यर जी मोदी जी को हराने के लिए पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान सहयोग करे तब जाके हम लोग चुनाव जीत पाएंगे। तो ये तो परिस्थिति है यहाँ की कांग्रेस की। और बंगाल में कांग्रेस का जो अवस्था है ये आप सभी जानते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव का अगर देखेंगे तो एक सीट पे ही शायद थी, और इस बार तो उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, ये भी एकदम तय है। ओके, तो नेशनल वे पे ओके बप्पा चटर्जी, कितने भी बात करें। ओके बप्पा चटर्जी जरा ये भी बता दीजिए, ओके एक सेकंड बप्पा चटर्जी ये भी बता दीजिए कि ये जो हिंसा की खबरें आ रही हैं, दोनों पक्ष वोटिंग वाले दिन भी चुनाव आयोग के दरवाजे पर जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? अब से पहले इतना घमासान कभी नहीं हुआ। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ऐसे में चुनाव ढंग से हो पाएगा, जो कुछ हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं? मानक जी ये बहुत वाइटल विषय पे आप रखे हैं, विषय को सामने रखे हैं। ये देखिए, बंगाल का जो शासन चला है, 34 साल सीपीएम का शासन चला है, उससे पहले कांग्रेस का भी शासन चला है, उसके बाद टीएमसी का शासन चल रहा है। तीनों शासन को आप देख लीजिए। बंगाल का चुनाव मतलब पहले ये लोग उदाहरण देते थे यूपी बिहार का, लेकिन कंटिन्यूअस बंगाल यूपी बिहार से भी खराब अवस्था में आज पहुंच चुका है, जहां बंगाल में आप हर गली कूचे में घूमिए, देखिए आपको बम के कारखाने मिल रहे हैं। बंगाल के हर गली कूचे में आप घूमिए, वहां पर ही आपको मारकाट करने वाले आदमी मिलेंगे। आज भी आपके चैनल से शुरू करके मैं सुबह से ढेरों चैनल पे था, देख रहा था ओपन आर्म्स लेके जा रहा है, जहां पुलिस उन लोगों को कोई भी एक्टिविटीज नहीं करेंगे, ये तय कर लिया है। क्योंकि ऊपर तला का पुलिस को हटाया गया है, ओसी को चेंज किया गया है। नहीं तो मतलब निष्पक्ष हो रहा है चुनाव या नहीं हो रहा है? मैं ये पूछ रहा हूं कि जो नतीजा आएगा वो आपको स्वीकार होगा या नहीं होगा? एकदम नतीजा देखिए, ये तो एकदम गणतंत्र का पद्धति से, गणतांत्रिक पद्धति से वोट हो रहा है। मैं बार बार यही कहता हूं, हम लोगों की पूरी भाजपा के परिवार से यही आवाज आती है, जो भी बात हो हम लोग इसको सिरेधार्य है, हम लोग मान लेंगे। ठीक है, ओके सुरेंद्र राजपूत बोलिए जल्दी, क्या कह रहे थे आप? ईवीएम, सुरेंद्र राजपूत एक सेकेंड, ईवीएम पे या फिर किसी तरह से ईसीआई पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे हम लोग किसी तरह का ठीकरा फोड़ने वाले नहीं है। ओके, जो ठीकरा ये लोग फोड़ रहे हैं, रोने गाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ओके बोलिए सुरेंद्र राजपूत, बोलिए जल्दी। ओके, मैं बड़ी छोटी सी बात कहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने हमारी एक सीट बता दी थी, शायद ये पढ़ लिख करके नहीं। पिछली बार के चुनाव में, पिछली बार की विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल थे, 44 सीटें थी हमारे पास। अगर इनको नहीं जानकारी तो थोड़ा पढ़ लिख करके आया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी बात है, जो इस तरीके की चीजें भी नहीं जानती, पूरे देश के सारे गुंडों को पूरे देश के कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में बंगाल को अशांत करने के लिए ये लोग वहां पर लाए हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चटगांव से भी, ढाका से भी, बाकी चीजें अतुल भाई भी बताएंगे, सब जगह से इस चुनाव को प्रभावित करने का, बांग्लादेश को चुनाव में लाने का, और जो कुकृत्य कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, ओके, अब एक सेकंड रुक जाइए। ओके विजय मिश्रा आइए जरा, उसके बाद आ रहा हूं अतुल जी आपके पास। विजय मिश्रा, अब भाई आपने सुना बप्पा चटर्जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री का दौरा कई महीने पहले तय हो जाता है, और आप जानते ही हैं अगर बांग्लादेश की आजादी की
गोल्डन जुबली है, तो उस पर तो पहले से निर्धारित कार्यक्रम होता है। अब उसी दिन अगर वोटिंग आ गई तो इसमें प्रधानमंत्री, बीजेपी सरकार की साजिश, आपका यह आरोप कैसे कोई मान ले? विजय मिश्रा, सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन भूमि तैयार करने के लिए, बंगाल की सत्ता को हासिल करने के लिए केंद्र के भाजपा के तमाम जितने भी लीडर हैं, केंद्रीय मंत्री से लेकर के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम सरकारी यंत्रों का दुरुपयोग करके यहाँ सरकार बनाने की कोशिश हो रही है। और धर्म से लेकर के हर तरह से, माने किसी भी तरह सरकार बनाना है जो सुनिए, अरे 2 तारीख को फॉर्म फट जाएगा, 2 तारीख को पप्पा चटर्जी जी, देश के प्रधानमंत्री हमारे पार्टी के सदस्य हैं, देश के स्वराष्ट्र मंत्री हमारे पार्टी के सदस्य हैं। यहाँ जो है यहाँ की संस्कृति को पहले हिजाब फट जाएगा। आज चंडीगढ़ पहले हिजाब पहन के बप्पा चैटर्जी एक सेकंड, आपकी बात सबने सुनी ना? एक सेकंड बप्पा चैटर्जी एक सेकंड। नहीं देखिए, ऐसे ठीक नहीं है। बप्पा चैटर्जी रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, बप्पा रुक जाइए, बप्पा चैटर्जी रुक जाइए। आपकी बात सबने सुनी ना? विजय मिश्रा टीएमसी के प्रवक्ता हैं, उनको भी हक है पूरा बोलने का। विजय मिश्रा बोलिए। यहाँ हमारी सरकार ने जो वादे किए थे, हम लोगों ने सारे वादों को पूरा किया है। और केंद्र की सरकार चुनाव जो है, कोलकाता लंदन बना, दार्जिलिंग स्विट्जरलैंड बना, कोलकाता लंदन बना, दार्जिलिंग स्विट्जरलैंड बना, दार्जिलिंग स्विट्जरलैंड बना, कोलकाता लंदन बना, दार्जिलिंग स्विट्जरलैंड बना, दार्जिलिंग स्विट्जरलैंड बना, 500 शिक्षक की नौकरी मिली जाएगी। नहीं, एक मिनट, अतुल अंजान को लाइए, 1 मिनट, उसके बाद आ रहा हूं प्रदीप जी आपके पास और वरुण आ रहा हूं उसके बाद। नहीं, एक सेकंड, नहीं ऐसे देखिए, नहीं ऐसे नहीं, दर्शक समझ नहीं पाएगा दोनों क्या कह रहे हैं। अतुल जी, आज जो खबरें आ रही है हिंसा की, गाड़ी पर हमले की, बॉम्ब की, दोनों पक्ष जा रहे हैं चुनाव आयोग, एक तो मुद्दा यह है अतुल जी, मैं दोनों पर आपकी राय चाह रहा हूं। और दूसरा यह है, प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश गए हैं, बप्पा चैटर्जी कह रहे हैं पहले से तय था उनका प्रोग्राम, ऐसे में उन पर यह आरोप लगाना कि वो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं गलत तरीके से, कैसे मान लें अतुल जी? मानक जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जिसको बोलने का अवसर मिल रहा है वही बोले, और दूसरा अगर बोल रहा है तो आप जरा अपने स्टूडियो में कह दीजिए कि उसकी वॉइस को बंद कर दे, तभी तो बहस हो पाएगी, वरना ये तू मैं से इसीलिए मैंने वो बंद कर दिया, मैं आप पर आ गया। मैं ये समझ रहा हूं कि केंद्रीय बहुत अच्छा किया मानक जी, क्योंकि आपके चैनल पर आपकी बात में ये राष्ट्र की बात की जगह राष्ट्र को लात मारने का काम ना हो तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, राष्ट्र को लात मारने का काम ना हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस पहले से ही वहां बड़ी तादाद में बुला ली गई थी चुनाव से पहले। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को, करीब वरिष्ठ नेताओं को बुलेट प्रूफ गाड़ी और सीआरपीएफ और कमांडोज दे दिए गए थे। अब जहां तक सवाल है कि वो शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला हो गया, देखिए शुभेंदु अधिकारी और उनके पास जितने गुंडे हैं, ये सब गुंडे टीएमसी में थे मान लिया जाए, तो सारे लोगों का नेतृत्व तो वही करते थे मेदिनीपुर में। मेदिनीपुर देश का सबसे बड़ा जिला है जहां 35 विधानसभा की सीटें हैं। अब वो 2 हिस्से में बट गया, पूर्वी और पश्चिमी में, लेकिन मेदिनीपुर 5.5 लोकसभा की सीटें हैं, वहां सबसे बड़ा जिला है देश का। और शुभेंदु अधिकारी, उनके पिताजी, उनके भाई, उनके ये सब वो लोग वहां से इलेक्टेड हैं, ग्राम सभा से लेकर के जिला पंचायत तक सब उन्हीं के हैं। तो कौन कौन लोग असामाजिक तत्व हैं वो पिछले 10 वर्षों में उनके यहां मालूम था उनको, और वही सब लोग पिछले वर्षों में उनके चुनाव के एजेंट थे। आज उनकी लिस्ट वो दे दें केंद्रीय चुनाव आयोग को कि ये असामाजिक तत्व हैं, और मैं इस गारंटी पर दे रहा हूं कि ये सब पिछले दिनों भी असामाजिक तत्व थे, तो आज आपको सब साफ बात मालूम हो जाएगी। प्रश्न ये है कि गुंडागर्दी से तो काम चलेगा नहीं, इसलिए हमारा टीएमसी के लोगों से भी, कांग्रेस के लोगों से भी, लेफ्ट के लोगों से भी, बीजेपी के लोगों से निवेदन है कि चुनाव को बड़े ही आराम के साथ शांतिप्रिय होने दीजिए। और जहां तक चुनाव आयोग है,
ये चुनाव आयोग सोचे कि उसकी कारगर भूमिका कैसे समाप्त होती जा रही है। उसके कहने का जरा गौर कीजिए, टीएन सेशन से चला हुआ चुनाव आयोग, जब उसके पास कोई अधिकार नहीं थे, जब डीएमएसपी को सस्पेंड करने के भी अधिकार नहीं थे, आज सारी पैरामिलिट्री उसके अंडर में है। बावजूद इसके ये दंगे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर तटस्थता और मध्यस्थता और संबद्धता और निष्पक्षता के बीच में संबंध बन जाते हैं तो यही स्थिति पैदा होती है। मैं अधिक न कहकर के आपने जो दूसरा सवाल किया है वो बहुत गंभीर सवाल है, और मैंने आज ही कल ही अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत के अंदर तमाम बड़े पूर्व पुलिस अधिकारियों से और वहां के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, जिन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई के जमाने में सब कुछ देखा था, आंदोलन आयोजित किया था, कोई प्रदर्शन करने की वहां कोई जरूरत नहीं थी। बांग्लादेश के समर्थन में जो कोई था, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, सबको समर्थन दिया गया था, क्योंकि भारत सरकार तो खुद बांग्लादेश के साथ खड़ी थी। बांग्लादेश के निर्माण में इंदिरा गांधी की भूमिका थी। अगर ना निर्माण में होती तो क्या बात आज बांग्लादेश बनता? जनरल मौनिक शाह ने वो पूरी किताब में अपनी बात लिखी है, और हमारे पार्टी के तमाम लोग, मैं कहना नहीं चाहता, वो मुक्ति वाहिनी के वो सारे के सारे बड़े बड़े हमारे मिलिट्री के अधिकारी वो वहां शिक्षा दीक्षा दे रहे थे। हमने तो कभी नहीं, जो मुक्ति संग्राम की लिस्ट छपी है उसमें हमने नरेंद्र मोदी जी का नाम जेल में कहीं नहीं देखा है। भारत सरकार ने उन तमाम मुक्ति वाहिनी और बांग्लादेश की सरकार ने मुक्ति वाहिनी और बांग्लादेश के संघर्ष में भारत के जिन लोगों का नाम लिखा है उसमें मोदी जी का नाम नहीं, लेकिन मोदी जी की आदत है हर इवेंट को अपने हक में करने के। ओके प्रदीप जी, तो इस पर मेरे ख्याल से उसके बाद आ रहा हूं के गलत बोलने की जरूरत। आखिरी बात कि भाई ये काम चुनाव आयोग को देखकर, ठीक है आपने ठीक कहा मानक जी कि वो तो मुजीबुर रहमान की 100वीं सालगिरह, मैं 2 कार्यक्रम में गया हूं बांग्लादेश के, और अकेले मैं और शेख हसीना वाजिद ने लाखों लोगों के संपर्क टूट गया। प्रदीप जी ये 2-3 मुद्दे हैं, इन पर बोलिएगा, आपकी राय प्रदीप जी। एक तो प्रधानमंत्री ने जो कल कहा कि मैं भी जेल गया था, बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई हमने हिंदुस्तान में रहकर लड़ी थी। दूसरा, आज वो जो भाषण दे रहे हैं उन पर आरोप लग रहा है कि वो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। और तीसरा, जो हिंसा हो रही है, ये लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव होगा। प्रदीप जी देखिए, मानक जी आपके तीसरे मुद्दे से शुरू करता हूं, जो अभी तुरंत वर्तमान में हो रहा है। हाँ। जो हिंसा हुई है उसकी बात करें तो देखिए, इस तरह के चुनाव के दौरान या राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं अतुल जी की इस बात से सहमत हूं कि चुनाव आयोग को इतने अधिकार मिलने के बाद इस तरह की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं को रोका जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी चुनाव और स्थानीय प्रशासन दोनों की थी कि जो असामाजिक तत्व हैं, खास तौर से जो थानों में जिनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है या कोई भी केस दर्ज है, जिनको हिस्ट्री शीटर भी कहते हैं। हिस्ट्री शीट के लिए बहुत सारे केस होने जरूरी है, वो एक संख्या है, लेकिन पता होता है स्थानीय पुलिस को कि कौन ऐसे तत्व हैं। उनकी पहले से गिरफ्तारी या उनको हिरासत में लिया जाना चाहिए था, तो ये हिंसा शायद रुक जाती। दूसरी बात जो अतुल जी ने कही उसका भी मैं समर्थन करता हूं कि टीएमसी में जो इस तरह के तत्व थे वो बीजेपी में चले आए। उससे पहले काफी लोग टीएमसी में लेफ्ट और कांग्रेस से आए। तो ये सिलसिला जो है पश्चिम बंगाल प्रदीप जी, यही बात मेरे ध्यान में आ रही थी कि बंगाल में तो पहले लेफ्ट का एक छत्र राज था, टीएमसी वाले लेफ्ट से आए हैं और वही टीएमसी वाले अब बीजेपी में गए, लोग तो वही है सारे ज्यादातर। हाँ, ये अजीब सा चक्र है जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रहा है। हाँ। लेकिन इसका कहीं ना कहीं अंत होना चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है, सभी पार्टियों को सोचना चाहिए। दूसरी बात, आप देखिए इस चुनाव में मुझे जो खास तौर से नजर आ रही है वो है कम्युनिस्ट पार्टियों का, खास तौर से उनके उम्मीदवारों पर आपकी सूची पर आप नजर डालिए। वो इस चुनाव में अपना जो पिछली परफॉर्मेंस है उसको बेहतर तो करना ही चाहते हैं, वो 2026 की तैयारी आज से कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। अतुल जी बताएंगे कि सही है या गलत। जिस तरह के उम्मीदवार, युवा उम्मीदवार, पढ़े लिखे, टेक्नोक्रेट, इस तरह के लोगों को उतारा है पार्टी ने, वो एक बहुत अच्छा संकेत है डेमोक्रेसी के लिए भी और पार्टी के लिए। तो मुझे लगता है कि 2026
का चुनाव जो होगा, हालांकि बहुत जल्दी है इस बारे में कुछ कहना, लेकिन वो आज जैसा जो आप दृश्य देख रहे हैं, वो पार्टियों का जो जमावड़ा देख रहे हैं, जो अनुक्रम देख रहे हैं, वो नहीं देखने को मिलता। ठीक है। बात प्रधानमंत्री की दो मुद्दों पर आपने कही। हाँ। एक उन्होंने जो कहा कि बांग्लादेश के संग्राम में उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। देखिए, मेरे पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि मैं उसकी तस्दीक कर सकूं, लेकिन अगर उन्होंने उस गिरफ्तारी नहीं दी थी और फिर भी कहा है तो ये बहुत गलत बात है। उनको इसकी अगर सचमुच ऐसा है तो इसके लिए उनको खेद जताना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, देखिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, ये बात सही है, ये कार्यक्रम कोई आज तय नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने जो तिथियां तय की हैं वो इस कार्यक्रम के तय होने के बाद की। लेकिन प्रधानमंत्री को अगर आप पिछले गुजरात को एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए, पिछले 7 साल का देखें तो वो अपने हर कार्यक्रम में वो कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि उसका असर 2 और जगहों पर हो। तो ये मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि अगर वो मतुआ संगठन के जो महासंघ के वहां मंदिर में गए हैं, दूसरे मंदिर में जो देवी मंदिर में गए हैं, तो उसका लक्ष्य पश्चिम बंगाल चुनाव नहीं था। लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले चरण को प्रभावित करने के लिए सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री पश्चिम बांग्लादेश चले गए। तो ये मेरे हिसाब से ये स्थिति है। बाकी ठीक है, ये बहस चलती रहेगी, वोटिंग भी अभी चल रही है, 6 बजे तक का समय है। मेरे 2 सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरुण सिन्हा है और राजीव रंजन। वरुण है पश्चिमी मेदिनीपुर में और राजीव है पूर्वी मेदिनीपुर में। पहले वरुण, क्योंकि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वरुण, आज काफी एक्शन पैक्ड दिन रहा होगा आपके लिए, क्या देखा आपने वरुण? देखिए, सुबह से जो हालात थे ये खासकर अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो सुबह से लाइनें लगनी हमने देखनी शुरू करी। सुबह 6 बजे से वोटर घर से निकला, लाइन में लगकर खड़ा हो गया और 10-11 बजे तक ऐसी भीड़ थी जिसने वोटिंग परसेंटेज को निश्चित तौर पे 1 बजे तक 55% तक पहुंचाया। अब क्योंकि अब समय हो चुका है, एंडिंग का टाइम है, करीब 6:30 बजे वोटिंग बंद हो जाएगी, तो ये परसेंटेज अब 4 बजे से 6:30 बजे के बीच जो आएगा वो निश्चित तौर पर ये वो 55% को बढ़ाकर हो सकता है 70-72 तक ले जाए। और शायद दोपहर का समय बिल्कुल खाली रहा, लोग नहीं निकले अपने घर से बाहर। लेकिन हाँ, एक बात मुझे नजर आई यहाँ पर लोगों से बात करते हुए, क्योंकि हम तमाम लोगों से जब बात पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि स्थानीय मुद्दे इस बार प्रायोरिटी पर हैं। सेकंड बात, उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद की बात लगातार बीजेपी कर रही है, तो शहरी इलाकों में राष्ट्रवाद का मुद्दा रहेगा। राष्ट्रवाद के नाम पर हो सकता है कि लोग अपना कदम बढ़ाएं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में केवल स्थानीय मुद्दे, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उनकी अपनी परेशानियां हो, गरीबी हो, ये तमाम जो मुद्दे रहेंगे उसी के तहत ग्रामीण इलाके में वोट पड़ेगा। तो शहरी और ग्रामीण यहाँ दोनों की समस्याएं अलग हैं और दोनों अपने स्टाफ से स्ट्रैटेजी बनाकर वोटिंग करते हुए लोग नजर भी आएंगे। ओके, ऑल राइट। राजीव रंजन आइए। राजीव रंजन, बताइए, पहले तो मैं आपका टेक जानना चाह रहा हूं। राजीव, खबर हमारे पास ये आ रही है 75% तक वोटिंग हो चुकी है, जबकि अभी 1-1.5 घंटे का और मतदान बाकी है। राजीव, ये मतदान और ये प्रतिशत क्या इशारा कर रहा है? देखिए मानक, मैं यही बात सबसे पहले कहने वाला था कि आज के चुनाव की सबसे दिलचस्प मजेदार खबर यही है कि पिछले जो चुनाव है 2016 के, अगर आप देखें पहले चरण का मतदान, तो करीब करीब उतना ही प्रतिशत मतदान यहाँ भी होता दिख रहा है। मैं जहाँ पर हूँ इसके थोड़ा पीछे मतदान केंद्र है और वहाँ पर सारे वोटरों ने वोट दे दिया। अब किसी के वहाँ वोट देने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि 75% से ज़्यादा लोगों ने 1 बजे तक ही वहाँ मतदान कर दिया था। अब सवाल ये है कि अगर उतने ही प्रतिशत मतदान इस बार भी हुआ है, पिछली बार को अगर आप देखें 2016 में पहले चरण में मुझे जहां तक याद आता है 18 सीटों पर मतदान हुआ था, आज 30 सीटों पर हुआ है और मतदान का प्रतिशत वही है। तो ये जो तमाम पोल पंडित जिनको कहा जाता है, वो जो एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी का लिहाज वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से निकालते हैं, वो तो बड़ी गफलत में पड़ जाएंगे कि तकरीबन उतने ही प्रतिशत मतदान 2021 में भी हुआ है जितना 2016 में हुआ था। तो ये किसके पक्ष में था ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी बात ये है कि मैंने जो देखा आज पूरे दिन, वोटरों में उत्साह तो बहुत ज्यादा था और दूसरी बात ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि पोलिंग स्टेशंस के बाहर जो बूथ, जो कैंप लगते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उसमें टीएमसी के जो बूथ थे वहां पर लोगों की संख्या थी और कमल के फूल का जो बूथ था वहां पर थी। इसके अलावा
तीसरी जो फोर्स जिसकी चर्चा बार बार हो रही है, वहां पर कोई भी आदमी, कई जगह तो मुझे बस्ता वाला ही नहीं दिखा और कई जगह आदमी भी नहीं दिखे। तो ये दो जो पार्टियां हैं, इन्हीं का जोर मुझे पूरे, मैंने करीब 8-10 विधानसभा क्षेत्रों में आज मैं गया और मैंने देखा तो सीधे सीधे ये दिखाई दे रहा था कि दो लोगों के बस्ता कार्यकर्ता थे और वो अंत तक डटे रहे थे। अब देखने वाली बात यह है, निश्चित तौर पर इस इलाके में टीएमसी के लोग ज्यादा हैं और वोकल हैं। अब जो दूसरा पक्ष है वो लोग चुप रहते हैं। चुपचाप कमल छाप, चुपचाप पद्दो छाप जो नारा इस इलाके में लगा है, क्या वो मतदाता इस संख्या में थे कि वो सीटों में कन्वर्ट कर सकें या लोकसभा की पुनरावृत्ति कर दें, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी एक मजेदार बात आपको ये भी बता दूं कि आज पूरे दिन शुवेंदु अधिकारी कांती में थे और कांती से अभी थोड़ी देर पहले नंदीग्राम की तरफ रवाना हुए हैं। अब पश्चिम बंगाल की लड़ाई नंदीग्राम पर आई। अब ममता बनर्जी भी नंदीग्राम पहुंच रही हैं और शुवेंदु अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वहां पर कैंपिंग किए हुए हैं। तो अब देश और दुनिया की निगाहें नंदीग्राम पर अब 6 बजे के बाद लग जाएंगे। कुछ बांग्ला सीखी क्या राजीव? कुछ 2-4 शब्द, 2-4 वाक्य बांग्ला में कुछ बोल के बताएंगे? सारे पैनलिस्ट भी हमारे हैं, थोड़ा सा बताइए ग्राउंड जीरो पर क्या शब्द सीखे बांग्ला में आपने? नहीं, मैं बांग्ला बोल तो नहीं पा रहा हूँ, सुन के समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बांग्ला अगर गलत बोल दो तो दांव उल्टा पड़ जाता है। ओके, ऑलराइट। लेकिन राजीव रंजन जो बात बता रहे हैं बप्पा चैटर्जी और विजय मिश्रा, आपके लिए तो अच्छी खबर होगी, लेकिन सुरेंद्र राजपूत आप जो बार बार मुस्कुरा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि आप कहीं नहीं हैं। पश्चिम बंगाल की इस लड़ाई में बीजेपी और टीएमसी के बीच ऐसा लग रहा है लड़ाई है, और उसके अलावा कोई कहीं है ही नहीं। आप मुस्कुरा रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, ऐसा क्यों है भाई? हम तो 2014 से लेकर 2021 तक तमाम, आप जैसे एक आते उड़ दीजिए किसी भी चैनल में, कहां हम हैं बताइए? कुछ ना होते होते भी हमने मध्य प्रदेश जीता, राजस्थान भी जीता, छत्तीसगढ़ भी जीता, पंजाब भी जीता, ठीक है ना? अब तमाम, और गोवा भी थे, लोग छल कपट पंच करके हरा दिया, महाराष्ट्र सरकार बनाई, कर्नाटक जीता। तो अब ये लोग अपना बनाते रहे कि हम नहीं। और दूसरी बात, जनता का फैसला हमें शिरोधार्य। हम बहुत स्पष्ट बात कर रहे हैं कि हम भारत को बनाने की बात करते हैं, भारत की जनता को बनाने की बात करते हैं। हम कोविड काल में झूठ नहीं बोलते हैं, हम बांग्लादेश में जाकर के झूठ नहीं बोलते हैं, हम इकोनॉमी पे झूठ नहीं बोलते हैं, हम नारियल का पानी पीते हैं, नारियल का जूस नहीं पीते। बप्पा चैटर्जी, तक्षशिला को पट्टा में नहीं बना। ओके, बप्पा चैटर्जी, बोलने की आदत नहीं आज की डेट में। आपके चैनलों मैं उनके शब्दों पे हाँ बोलिए। एक विषय बोलना चाहूंगा। झूठ बोलते नहीं है, आलू से सोना कैसे निकलेगा ये बता दी, तो वो जरूर टेक्नोलॉजी पे भी बात करेंगे। आप विषय रह गया, दादा बोलने दीजिए, थोड़ा सा हम भी बोल ले। आप सभी से कनिष्ठ वक्ता है, कनिष्ठ वक्ता है, थोड़ा कृपा कीजिएगा तो बोलने की। अच्छा बप्पा चैटर्जी, एक मुद्दा रह गया, आपने इस पर तो बोल दिया था कि प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश गए हैं वो पूर्व निर्धारित दौरा होता है। ये जो अतुल अंजान और सुरेंद्र राजपूत दोनों ने मुद्दा उठाया, इस पर भी बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि प्रधानमंत्री जेल गए थे बांग्लादेश की लड़ाई के लिए। हालांकि देखिए, प्रधानमंत्री जेल गए हैं, ऐसे बहुत जन जेल गए हैं, ऐसे बहुत स्वतंत्र सेनानी हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। भारत में के स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग लड़ाई किए थे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा बहुत स्वतंत्रता सेनानी है जो लोग सुभाष चंद्र को तोजो का कुकुर बोल रहे थे, कुत्ता बोले थे, वो आज सुभाष चंद्र जी का पूजा कर रहे हैं। ये भी देखने को मिल रहा है। जो लोग खुदीराम को बोलते थे, बांग्ला में बोलते थे बार खे खुदीराम, मतलब कोई आपको चढ़ा दिया तो आप फांसी में, मजाक में आप फांसी में चढ़ गया, ऐसे करके खुदीराम का जो लोग मजाक उड़ाते थे वो लोग आज खुदीराम को मान रहे। तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, वो रिकॉर्ड खोजे, रिकॉर्ड क्या है नहीं है वो विषय पे बोले। माननीय अतुल जी बहुत सुलझे हुए वक्ता है, मैं उनको रेगुलर फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छे वक्ता है, मेरे श्रद्धेय वक्ता है। आपके मानक जी, आपके माध्यम से मैं माननीय अतुल जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि आप एक चीज हमें बताइए कि तृणमूल कांग्रेस को अगर सरकार बनाने में कमी पड़ी तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? क्या आप तृणमूल को समर्थन करेंगे? और दूसरी नंबर बात है कि अगर तृणमूल का आप लोग समर्थन करते हैं
तो ये अलग अलग झंडे लेके, कांग्रेस का अलग झंडा, सीपीएम का अलग झंडा, तृणमूल का अलग झंडा करके आप लोग चुनाव करके बंगाल की जनता को बुर्बक बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? ओके, ऑलराइट, ओके, ना ठीक है, ओके, ऑलराइट। नहीं, आपने चैलेंज किया है तो आप सुन लीजिए, एक मिनट। आपने सवाल पूछा, चुनौती दी है अतुल अंजान को, अतुल अंजान जवाब देंगे। अतुल जी बताइए, टीएमसी को जरूरत पड़ी तो क्या लेफ्ट समर्थन करेगा क्या सरकार बनाने में? मानक जी, आपने हमारे राजीव जी से सवाल किया था कि इतने दिन तक वो बंगाल में रहे, क्यों वो बंगला के कुछ शब्द बोले, तो वो उन्होंने कहा कि बंगला उल्टा पड़ सकता है। लेकिन मैं अब आपसे जो बहस करूंगा वो बंगला में। देशेर ओपरे একটা বিশেষ প্রভাব ছাড়বে এটা আমি মনে করি। রাজনীতিতে যারা হ্যাঁ, না না, আমি আপনারও উত্তর দেব, একটু অপেক্ষা করুন। যে এই পশ্চিমবঙ্গের ইলেকশনটা এত খুন হচ্ছে ওটাতে, এটা আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের কখন, না না, আমি বলছি কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের এই কখনো সংস্কৃতি থাকেনি, সেটার থেকে আমাদেরকে যদি থেকেওছে তো আমাকে ওটার থেকে দূর হবার একটা সুনিয়োজিত প্রয়াস করবার দরকার। এখন আপনি যে কথাটা বলেছেন, আমি একটা ইংরেজিতে কথা বলি, ইংরেজিতে একটা কথা আছে, ইউ ক্রস দ্য ব্রিজ when you reach the bridge। আপনি ব্রিজটা তখন পার করেন যখন আপনি ব্রিজের উপরে পৌঁছান। এখন আমরা একটা পার্টি তৈরি করেছি, লেফট আর কংগ্রেস একসঙ্গে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের বিরোধিতা করছে, भारतीय जनता पार्टी नीतिগুলোর বিরোধিতা कर रहे। तो इसलिए हम अब ये समझते हैं कि तृणमूल के विचारों का और भारतीय जनता पार्टी के विचारों का लेफ्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियां और कांग्रेस का ये जो महाजोत है ये विरोध कर रहा है। जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसी राय देते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, मैं फिर कहूंगा कि ये जो प्रश्न आपने पूछा है इसका हिंदी में एक ही जवाब है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा फिर देखिए, फिर आप बीच देखिए, मैंने ना আমি সোজা না আপনি সোজাসুজি বলুন না। বলে গেছিলেন আপনাকে, রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর বলে গেছিলেন, আজ পর্যন্ত তো এটা হয়নি। এই গান গাইবার লোকদেরকে জড়ো করে কখনো বলছেন ক্রিকেটের লোক আসবে, কখনো বলছেন কোবরা আসবে। टाइम भी खत्म हो रहा है, मुझे प्रदीप जी आपको क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं। प्रदीप जी, ये जो 75% मतदान राजीव रंजन कह रहे हैं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, हर कोई अपने अपने हिसाब से इसका विश्लेषण कर सकता है। प्रदीप जी, आपको क्या समझ में आ रहा है? नहीं मानक जी, मेरा मानना है कि ये पिछले कुछ सालों से, या कहें कि 15-20 सालों से ये निष्कर्ष निकालना हमेशा गलत होगा कि ज्यादा मतदान का क्या मतलब है। इसका मतलब सत्ता के पक्ष में है या सत्ता के विरोध में है, ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। लेकिन एक बात मैं अतुल जी पर एक व्यक्तिगत टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा, और वो ये है कि विधानसभा और संसद का दुर्भाग्य है कि अतुल कुमार अंजान जैसे व्यक्ति को वहां बोलने का मौका नहीं मिला। ये हमारी डेमोक्रेसी की एक बहुत कहें कि काला पक्ष है कि ऐसे लोग संसद और विधानसभा में नहीं पहुंचते। हाँ, लेकिन प्रदीप जी, शायद वही वजह है कि अतुल जी हमारे साथ डिबेट में आकर बैठ जाते हैं। अतुल जी को लाइए जरा स्क्रीन पर जाते जाते। प्रदीप जी कह रहे हैं, अतुल जी, दुर्भाग्य है कि आप विधानसभा या संसद नहीं गए। मैं कह रहा हूं शायद वही हमारा गुड लक है कि हमारे साथ डिबेट में आकर बैठ जाते हैं। संसद और विधानसभा चले जाते तो नहीं आते हमारी डिबेट में, तब उतना मजा नहीं आता। क्यों अतुल जी? मेरे बहुत प्रदीप जी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, और मैं इनको बड़ी गंभीरता से पढ़ता हूं, ढूंढ के पढ़ता हूं कहां ये लिखते हैं। ये बात सच है कि मैं चुनाव लड़ा लोकसभा का, लोगों तक नहीं पहुंच सका। इस देश के अंदर जाति और धर्म की राजनीति ने मुझे बहुत दुखी किया है, लेकिन परवाह नहीं, गरचे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वो चलेंगे जो सीधा और साफ हो। विद्यार्थी जीवन से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में मेरे पिताजी 18 साल जेल रहे, उसी सोच के साथ चल रहे हैं। और मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि जिन्होंने भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ भारत की संसद में, अंग्रेजों की संसद में बम फेंका था, उन बटुकेश्वर दत्त के कंधे पर मैं जब 4-5 साल का था खेलता था। विचारों से अपनी जगह हूँ, संसद नहीं पहुंचा लेकिन गांव गलियारे रोज आंदोलनों में, किसानों के आंदोलनों में खड़े होकर अपनी बात कहता हूं, और मानव जी के साथ भी अपनी बात कहता हूं, न्यूज़ 24 में भी अपनी बात कहता हूं। बिल्कुल अतुल जी, और इसीलिए मैंने कहा ना, इसीलिए अतुल जी जो बात कहते हैं,
न सिर्फ उसके पीछे एक बहुत लंबा चौड़ा अनुभव होता है, बहुत तगड़ी समझ होती है, बल्कि उनका जो बोलने का तरीका है, आप भी पता है, मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, आज देखिए कहां मुद्दा था पहले चरण का चुनाव और कहां से कहां हम घूम रहे थे। आज बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आज राष्ट्र की बात में, इस बहस में। बहुत शुक्रिया अतुल अंजान, प्रदीप जी, विजय जी, आपका भी, सुरेंद्र राजपूत, बप्पा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। Co-presented by